हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट वर्सेस कंट्री वर्सेस नेशन। हम ये जो तीन वर्ड है स्टेट, कंट्री और नेशन, इसको लेके आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो ऊपर से देखें तो ये स्टेट, कंट्री और नेशन, इन तीनों वर्ड का मीनिंग सेम ही लगता है, लेकिन इन तीनों वर्ड के मीनिंग के अंदर थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम लोग शुरू करते हैं स्टेट को। अगर दुनिया में किसी भी लैंडमास को, जियोग्राफिकल एरिया को अगर स्टेट बोलना है, किसी भी लैंडमास को अगर स्टेट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए चार एलिमेंट चाहिए, चार प्राइमरी एलिमेंट चाहिए। वो एलिमेंट क्या क्या है? पहला वाला जो एलिमेंट है वो है डेफिनेट टेरिटरी। एक लैंडमास को हम तभी स्टेट बोल सकते हैं तो उसका जो पहला जो गुण होना चाहिए वो है डेफिनेट टेरिटरी, अर्थात उसका एक फिक्स्ड बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है परमानेंट पॉपुलेशन। ये दूसरा एलिमेंट। परमानेंट पॉपुलेशन मतलब एक स्टेट के अंदर एक फिक्स पॉपुलेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोई पॉपुलेशन पहले रहता था फिर वो चला गया, फिर बॉर्डर क्रॉस करके कोई और पॉपुलेशन अंदर आ गया, वो रहने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉपुलेशन वहाँ पे शुरू से है उसी का डिसेंडेंट्स, उसी का बच्चे, उन्हीं लोगों के जो अगली पीढ़ी वही रहेंगे उस टेरिटरी के अंदर, तो तभी उसको हम स्टेट बोल पाएंगे। ये पहला दो एलिमेंट क्या क्या हो गया? पहला एलिमेंट हो गया डेफिनेट टेरिटरी, दूसरा एलिमेंट हो गया परमानेंट पॉपुलेशन, और जो उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट आता है वो है गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक या तो मोनार्की कोई भी हो, एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो उस जियोग्राफिकल लैंड को या तो लैंड मास को कंट्रोल करेगा, उसके अंदर जो लोग रहेंगे उसको भी कंट्रोल करेगा। तो ऐसा एक गवर्नमेंट होना चाहिए और सॉवरेनिटी होना चाहिए। सॉवरेनिटी मतलब क्या है कि जो उस लैंड मास के अंदर जो गवर्नमेंट है वही उस लैंड मास को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई और देश का कोई और सरकार उसको कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग सॉवरेनिटी। तो ये जो चार चीज़ है, पहला वाला डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, एक गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये चारों एलिमेंट मिलके कोई लैंडमास को, दुनिया के अंदर कोई भी लैंडमास को स्टेट बनाता है। तो पहला अब हम देखेंगे इंडिया को। क्या हम लोगों का जो भारत है, महान देश भारत है, तो ये स्टेट है? तो हम लोग पहले देखेंगे इंडिया का कोई डेफिनेट बॉर्डर या डेफिनेट टेरिटरी है क्या। तो हम लोग जानते हैं इंडिया का जो बॉर्डर है ऊपर से कश्मीर के शुरू होके फिर पाकिस्तान के पास से फिर नीचे कन्याकुमारी तक और उधर नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया का फिक्स्ड बॉर्डर है, फिक्स्ड डेफिनेट टेरिटरी है। तो ये कितना एरिया इंडिया स्टेट के अंदर आता है उसका वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो इसलिए पहला जो एलिमेंट है वो इंडिया के पास है एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है? परमानेंट पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर जो रहते हैं तो उन लोगों के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब होता है। तो कौन लोग इंडियन है वो हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि एक तो इंडियन गवर्नमेंट कोई डुअल सिटीजनशिप मानता नहीं है। मतलब जो इंडियन है वो सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, उसका एक ही पासपोर्ट बनेगा जो होगा इंडियन। तो इसलिए हम लोगों के पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होता है। ठीक है। तो डेफिनेट टेरिटरी हो गया इंडिया के पास, परमानेंट पॉपुलेशन भी हो गया। तीसरा एक गवर्नमेंट। इंडिया में इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सोशल डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट भी मिल गया इंडिया को। चौथा सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी तो इंडिया के पास है ही, कोई बाहर का गवर्नमेंट या बाहर का सरकार, बाहर से कोई इंडिया को रूल नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर जो चुनी हुई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वही, और स्टेट में जो चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट है वही इंडिया को चलाएंगे। ठीक है। तो ये चार एलिमेंट हम इंडिया के पास है, तो इंडिया एक स्टेट बन गया अभी। ठीक है। तो ये चार एलिमेंट छोड़ के भी एक और पांचवा एलिमेंट जो सेकेंडरी एलिमेंट होता है वो भी होना चाहिए। वो एलिमेंट क्या है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। मतलब इंटरनेशनली जो भी पावरफुल कंट्री है या तो यूएन में जो भी कंट्री बैठता है यूनाइटेड नेशन में, तो उन सारे कंट्री इस कंट्री को जो स्टेट बनना चाहता है उसको रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तब जाके वो पूरा स्टेट बनेगा। तो इंडिया के पास वो रिकॉग्निशन है, तो इंडिया एक स्टेट, प्रॉपर स्टेट है। ठीक है, समझ गए? तो इंडिया के बारे में, स्टेट और इंडिया का रिलेशन स्टेट के। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं एक स्टेट का
एक कुछ जो जब एक लैंड मास एक स्टेट बन जाता है तो उसका एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उसका स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं उसका सिक्योरिटी और वेलफेयर वो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो देखभाल करेंगे। और एक्सटर्नल से मतलब बाहर से कोई पावर इस स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, ये सब वो इस गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा स्टेट को। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस मैप में। तो मैप में तो पहले इंडिया का तो देख ही लिया, स्टेट तो है ही इंडिया। एक और चीज़ हम देखेंगे, जो पांचवा जो एलिमेंट हम लोग देखा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश भी है जो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है या तो पार्शियली अनरिकॉग्नाइज्ड है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कोसोवो, ट्रांसनिस्ट्रिया, नॉर्दर्न साइप्रस, ये सारे देश क्या है, ये सारे जो देश इनके पास एक डिफिनेट टेरिटरी है, उसके बाद फिक्स पॉपुलेशन भी है, एक गवर्नमेंट भी चला रहा है इन लोग, लेकिन सॉवरेनिटी भी थोड़ा सा है। लेकिन इन लोगों को यूएन में बहुत सारे ताकतवर देश ऐसे देश पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये लोग सारे सब अनरिकॉग्नाइज स्टेट है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है एक और हम देख लेते हैं, तो ये हांगकांग। अच्छा, ये जो हांगकांग है, हांगकांग के पास एक डेफिनेट टेरिटरी है। ठीक है। उसके अंदर एक परमानेंट पॉपुलेशन भी होता है, उन लोगों का एक सिटीजनशिप कार्ड भी रहता है जो हांगकांग के अंदर जो हांगकांग के निवासी होता है। ठीक है। उनके पास एक गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी ये स्टेट नहीं है। क्यों स्टेट नहीं है? इनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। तो इनके गवर्नमेंट के ऊपर चाइना का जो गवर्नमेंट है उसका एक प्रेशर रहता है, मतलब चाइना के गवर्नमेंट के अंदर ही इनका गवर्नमेंट काम करता है। तो इसके पास सॉवरेनिटी नहीं है। तो फिक्स टेरिटरी, फिक्स पॉपुलेशन और फिक्स एक गवर्नमेंट होने के बाद भी हांगकांग कोई स्टेट नहीं है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोगों का। इंडिया पूरा का पूरा स्टेट है, हांगकांग स्टेट नहीं है, लेकिन उसके बाद डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट होने के बाद भी पूरा का पूरा स्टेट नहीं है, क्योंकि उनके पास हांगकांग के पास सॉवरेनिटी नहीं है। ठीक है। और कुछ देश ऐसा है जिसके पास डेफिनेट टेरिटरी तो है, परमानेंट पॉपुलेशन भी है, एक चुनी हुई गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी भी है, लेकिन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसलिए या तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है या तो पार्शियली रिकॉग्नाइज है। सारे यूएन के अंदर सारे देश इनको अलग से स्टेट नहीं मानता, इसलिए ये लोग पूरा स्टेट का जो दर्जा है उसको मिला नहीं इन स्टेट को। इनमें से क्या क्या है? कोसोवो है, ट्रांसनिस्ट्रिया है, साउथ ओसेटिया, नॉर्दर्न साइप्रस, ठीक है, लुसांक, ये सारे देश अनरिकॉग्नाइज या तो पार्शियली रिकॉग्नाइज स्टेट है। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का स्टेट का डेफिनेशन। स्टेट का डेफिनेशन में हम लोग तो क्या क्या समझ लिए? स्टेट के डेफिनेशन में 4 एलिमेंट एकदम प्राइमरी है जो होना ही चाहिए। ठीक है। वो क्या क्या है? डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, एक गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है। उसके बाद 5वां जो सेकेंडरी एलिमेंट है वो क्या है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग ने स्टेट का डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ लिया। स्टेट का मीनिंग, स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है वो अच्छे तरीके से समझ लिया। ये जो हांगकांग वाला एरिया है इसके पास डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट होने के बाद भी एक स्टेट नहीं है, क्योंकि इनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। जो चौथा जो एलिमेंट है वो इनके पास है नहीं, क्योंकि ये हांगकांग का गवर्नमेंट चाइना के अंडर रह के काम करता है, तो ये स्टेट नहीं बन पाया। ठीक है। तो अब आते हैं स्टेट के बाद कंट्री पे। स्टेट और कंट्री, स्टेट वर्सेस कंट्री। तो हम किसको स्टेट बोलेंगे और किसको कंट्री बोलेंगे? तो अब पहले एक चीज़ हम दिमाग में बिठा लेते हैं। तो स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। ठीक है। स्टेट जो है, ये जो टर्म है, ये एक पॉलिटिकल टर्म है। जब इंडिया को हम ग्लोबल स्टेज पे पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन अगर ये हम लोगों का जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, ये जब बाहर जाते हैं और पॉलिटिकल फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको इंडिया को एज ए स्टेट रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेट जो है ये एक पॉलिटिकल टर्म है। ठीक है। अब जब हम इंडिया को एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी, जियोग्राफिकल लैंडमार्क, जियोग्राफी के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कंट्री बोलेंगे। तो क्या समझे हम लोग? स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है, कंट्री जो है एक जियोग्राफिकल टर्म है। अगर हम बोले कि इंडिया के अंदर पहाड़, एक बड़ा सा कोस्ट लाइन और बहुत सारे डाइवर्सिटी में दिखाई देता है, तब हम बोलेंगे कि इंडिया इज़ ए कंट्री कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एंड ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है। जब हम जियोग्राफिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कंट्री बोलेंगे। तो इसमें
ये मोटा ये अर्थ है। कंट्री और स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है इतना ही है, ज़्यादातर इतना ही है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस और है, क्योंकि यहाँ पे एक अगर इंडिया स्टेट है, अगर कोई स्टेट बन जाता है तो वो कंट्री तो है ही, ठीक है, लेकिन हर कंट्री स्टेट नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए हमें यूके जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उनका मैप थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो उससे हम लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे हर एक स्टेट कंट्री है लेकिन हर एक कंट्री स्टेट नहीं है, ठीक है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसका मीनिंग यही मैप से समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ये जो यूनाइटेड किंगडम हम बोलते हैं, इसके अंदर 4 देश यानी 4 कंट्री आता है। 4 कंट्री, पहला वाला जो कंट्री है वो है इंग्लैंड, उसके बाद वाला स्कॉटलैंड, तीसरा वाला वेल्स और चौथा वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री है, इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, वेल्स एक अलग कंट्री है और नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग कंट्री है, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकली ये चारों कंट्री अलग अलग खुद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्कॉटलैंड के पास अलग से एक लैंड बॉर्डर है, इंग्लैंड के पास एक अलग से लैंड एरिया है, ठीक है। ये सफ़ेद वाला एरिया जो है ये इंग्लैंड का है, ये नीला वाला ये पूरा का पूरा स्कॉटलैंड है। ये जियोग्राफिकल जो लैंड मास है ये स्कॉटलैंड का है। ये जो येलो वाला जो हिस्सा है लैंड मास है ये नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये वो लाल वाला ये वेल्स, ठीक है। इन चारों कंट्री के पास अलग अलग लैंड है, जियोग्राफिकली खुद को अलग से रिप्रेजेंट कर सकता है, लैंड बॉर्डर फिक्स है। तो ये है चारों कंट्री। लेकिन अगर पॉलिटिकल फोरम में खुद को रिप्रेजेंट करना होता है तो स्कॉटलैंड खुद को अलग से पॉलिटिकल फोरम में खुद को अलग से एक स्टेट करके रिप्रेजेंट नहीं करता। तब आता है यूनाइटेड किंगडम। ये चारों देश मिलके, ये चारों कंट्री मिलके एक स्टेट बना के बैठा हुआ है जिसका नाम है द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जो जब यूएन में या तो बाहर जो ग्लोबल पॉलिटिकल कोई समिट में जब ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ये चारों देश जो खुद को रिप्रेजेंट करता है, तब एक यूनिट बन के एक स्टेट बन के यूनाइटेड किंगडम के नाम से खुद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं हर एक स्टेट जो एक बार स्टेट बन गया वो तो कंट्री है। जैसे कि इंडिया एक स्टेट भी है एक कंट्री भी है। लेकिन यहाँ पे जब यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक स्टेट है लेकिन उसके अंदर 4 कंट्री है, ठीक है। क्योंकि स्कॉटलैंड का जो गवर्नमेंट है वो स्कॉटलैंड का गवर्नमेंट अल्टीमेटली यूके का जो गवर्नमेंट बनता है ना, चारों देश मिलके जो इलेक्शन होके जो गवर्नमेंट बनता है यूके का, उसके अंडर रहता है, उसके अंडर काम करता है। और ये जो यूके का जो हेड होता है वो क्वीन होता है, मतलब इंग्लैंड के जो राज घराने का जो क्वीन होता है वही उनका हाईएस्ट लीडर होते हैं, ठीक है, मोनार्की। हम लोगों को समझ में आ गया। तो ये स्कॉटलैंड जियोग्राफिकली अलग देश है, इंग्लैंड जियोग्राफिकली अलग कंट्री है, वेल्स अलग कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग कंट्री है। लेकिन पॉलिटिकल फोरम में ये चारों अलग अलग करके खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पॉलिटिकल फोरम में ये चारों मिलके एक स्टेट बना के जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम बन के पॉलिटिकल फोरम में खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो एज ए स्टेट यूनाइटेड किंगडम क्या बन गया, ये एक स्टेट बन गया। और बाकी ये स्कॉटलैंड ये कंट्री है, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ये चारों अलग अलग कंट्री है, ठीक है। ये चारों कंट्री एक साथ पॉलिटिकल फोरम में जब जाता है एक साथ मिलके एक स्टेट बनाता है और यूनाइटेड किंगडम करके खुद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 2 पॉइंट और देख लेते हैं वो स्टेट के बारे में। स्टेट के अंदर क्या होता है, एक टेरिटरी एक एसेंशियल पार्ट होता है, जो कि कंट्री के अंदर भी एक टेरिटरी होना चाहिए, ठीक है। स्कॉटलैंड के पास की एक फिक्स टेरिटरी है, इंग्लैंड के पास भी एक फिक्स टेरिटरी है, ठीक है। और दूसरा स्टेट के पास क्या होता है, सॉवरेनिटी होता है ओवर ए टेरिटरी एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो हम पहले वाले स्लाइड में ही पढ़ लिए थे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है नेशन। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, स्टेट देख लिए और कंट्री देख लिए। इन दोनों का जो मीनिंग है इसका भी डिटेल में पढ़ाई कर लिए और इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी हम समझ लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेशन। देखिए, नेशन एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग बाय लॉ नहीं कर सकते। स्टेट हम बाय लॉ उसका एक टेरिटरी मार्केशन हो गया, इनके अंदर जो पीपल है लोग रहते हैं उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड या तो पासपोर्ट होता है, तो बाय लॉ उसको हम एक स्टेट बना सकते हैं। लेकिन नेशन जो है ये
नेशन बाय लॉ हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये लोगों के अंदर एक फीलिंग होना चाहिए कि एक लैंड एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमन एथनिसिटी का होना चाहिए, या तो कॉमन हिस्ट्री शेयर करता है, या तो कॉमन ट्रेडिशन है, एस्पिरेशन है, इमोशनली कनेक्ट है, स्पिरिचुअली, या तो रिचुअल्स, मतलब जिन लोगों का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग रिचुअल्स होता है, जो पूजा करने का तरीका होता है। अगर एक ही भगवान को पूजते हैं तो ऐसा हो, या तो हिस्ट्री सेम हो, या तो कल्चर एक हो। ऐसे करके जब एक लैंडमार्क के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वहाँ पे बहुत पहले से रहते हैं, वो लोग एक दूसरे के बीच में जब ऐसे अंदर से फील करता है, डिज़ायर अपने आप खुद फील करता है कि हम लोगों का एथनिसिटी सेम है, हम लोगों का हिस्ट्री सेम है, हम लोगों का जो ट्रेडिशन, जिस तरीके से हम लोग खाते हैं, हम लोगों का खान पान, रहने का तरीका, ये सारे चीज़ सेम है, या तो हम लोगों का कल्चर सेम है, या तो हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहा है वो एक ही रास्ते से कर रहा है। तो ये जब अंदर से फील हो के जब एक लैंडमार्क के अंदर रहते हुए सारे लोग खुद को एक दूसरे के पार्टनर या एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्राउड फील करता है, तब जाके बनता है ये नेशन। ठीक है, ये नेशन बाय लॉ नहीं बनता है, ये लोगों के अंदर से जो डिज़ायर आता है, उनका जो खुद का जो चाहत आता है कि हम लोग एक साथ बन के, हम सारे लोग जो इस लैंड मास के अंदर रहते हैं, सारे लोग मिल के एक साथ रहेंगे, एकजुट होके। हम लोगों का एथनिसिटी कॉमन एथनिसिटी से है, हम लोगों का रेस एक ही है, या तो सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं, हम लोगों का जो एक ही भगवान को पूजते हैं, या तो हम लोगों का जो डेवलपमेंट, हम लोग एक दिन दुनिया के ऊपर राज करेंगे, ये एक मोटिवेशन होना चाहिए। ये सब जब अंदर से आता है तब जाके एक नेशन बनता है। तो समझ में आया? तो नेशन क्या है? नेशन है एक डिज़ायर्ड कंडीशन, जो एक लैंडमार्क के अंदर जो लोग रहता है वो लोग खुद के अंदर महसूस करना चाहिए। खुद के अंदर महसूस करके जो लोग मिलके एक यूनिटी फॉर्म करते हैं, एक यूनाइटेड तरीके से हम लोग रहेंगे, तब जाके ये नेशन बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये नेशन के अंदर टेरिटरी, ये जैसे कि स्टेट और कंट्री के अंदर टेरिटरी एक एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, तो नेशन के अंदर टेरिटरी एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारा नेशन रहता है, या तो 2 स्टेट के अंदर एक नेशन रहता है, ऐसा भी एग्जाम्पल है। तो जो हम बाद में स्लाइड में सब डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर बाद में ही सारे कुछ है। तो नेशन कोई बॉर्डर के अंदर बंधा हुआ कोई स्टेट या कंट्री नहीं है। नेशन जो है एक सोच है, जो इंसानों के एक ग्रुप ऑफ इंसान के अंदर से आता है कि हम लोग एक है, एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सोच है इसका कोई टेरिटरी नहीं होता है। ये या तो कभी कभार देखते हैं हम लोग कि एक ही देश के अंदर 2-3 नेशन बना हुआ है, कि 2-3 एथनिसिटी के लोग अलग अलग रहते हैं, तो 2-3 नेशन बना के बैठे हुए हैं। या तो हम देखते हैं कि 2 स्टेट के अंदर एक ही नेशन 2 स्टेट के अंदर डिवाइड होकर रहता है, किंतु अंदर ही अंदर फील करता है कि उस बॉर्डर के पार जो लोग रहते हैं वो हमारे ही लोग हैं। ऐसे खुद के अंदर फील होता है कि हम इस बॉर्डर के इस पार रहते हैं, तो बॉर्डर के उस पार जो है वो ही सेम ही लोग हैं, हम लोगों के साथ ही एक साथ पले बड़े थे। फिलहाल बॉर्डर डिवाइड हुआ, फिर उधर चले गए, तो ऐसे एक फील आता है इन लोगों के अंदर। तो ये एक दो नेशन के अंदर 2 स्टेट के अंदर एक नेशन बैठा हुआ, ऐसे भी एग्जाम्पल बाद में हम देखेंगे सब। ठीक है, तो नेशन समझ में आ गया। तो पहले नेशन का डेफिनेशन हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट और नेशन के बीच में जो डिफरेंस है, जो हम पहले वाले स्लाइड में हम देखे, वही थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट जो होता है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जो हम बोले एक पॉलिटिकल वर्ड है स्टेट। ठीक है, और ये बाय लॉ हम करवा सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं बाय लॉ। ठीक है, किंतु ये नेशन हम बाय लॉ नहीं कर सकते, ये बाय डिजायर होगा ऑफ कॉमन पीपल। ये जो होगा ये बाय डिजायर, अपनी इच्छा से होगा, लोगों की अपनी इच्छा से होगा। ऐसा नहीं, उसके ऊपर हम थोप नहीं सकते नेशन को। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। स्टेट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशन एक सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल यूनिटी। तो नेशन के अंदर एक कॉमन सोसाइटी होना चाहिए, या तो कॉमन कल्चर होना चाहिए। उनका जो लोग रहते हैं, जो लोग नेशन
तैयार करना चाहते हैं तो उन लोगों के अंदर इमोशन और साइकोलॉजिकल सोच भी एक ही तरीके से होना चाहिए, ठीक है, जो हम पहले वाले देख लिए थे। स्टेट कैन बी क्रिएटेड, स्टेट हम बाई लॉ ही हम जो बोल रहे थे, बाई लॉ हम स्टेट को एक बॉर्डर बना के क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेशन हम ऐसे बॉर्डर बना के बाई लॉ नहीं क्रिएट कर सकते। वो अपने सोच से ही आएगा, लोगों के अंदर से, सोच से, दिल से आएगा वो, ठीक है। सॉवरेनिटी एसेंशियल फॉर स्टेट, नेशन के लिए सॉवरेनिटी चाहिए नहीं, मतलब नेशन तो दो स्टेट के, एक नेशन दो स्टेट के अंदर भी हो सकता है, तो सॉवरेनिटी वर्ड इस नेशन के साथ फिट नहीं होता है, ठीक है। स्टेट हम कैसे रूल करते हैं, या तो उसमें अंदर आर्मी रहता है, पुलिस रहता है, जो स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, लेकिन नेशन कैसे रूल होता है, ये स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक या तो हिस्टोरिकल लिंक जो लोगों को जोड़ता है, ऐसे ही नेशन रन करता है, ठीक है। तो हम अभी दो एग्जाम्पल देखेंगे। अगर एग्जाम्पल देख लिया तो नेशन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले हम देखते हैं एक टर्म हम लोग बहुत सुनते हैं, जो है कुर्दिस्तान, ठीक है। दुनिया के अंदर कुर्दिस्तान करके कोई स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है, लेकिन एक नेशन है। कैसे? कुर्दिस्तान में कुर्द लोग रहते हैं, मतलब एक एथनिसिटी है जिनको हम कुर्द बोलते हैं, कुर्द। तो ये कुर्द लोग जो है, अगर हम टर्की के आसपास का बॉर्डर देखें तो ये टर्की में ये लाल वाला हिस्सा है ना, ये जितना भी लाल वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे कुर्द लोग रहते हैं। तो टर्की में कुर्द लोग, ये कुर्द लोग थोड़ा सा हिस्सा टर्की में भी रहता है, कुछ हिस्सा सीरिया में रहता है, कुछ हिस्सा ये इराक में रहता है, कुछ हिस्सा ईरान में रहता है। तो ये सारे कुर्द वाला एरिया है जहाँ पे कुर्द लोग रहते हैं। तो अंदर ही अंदर ये जो कुर्द लोग हैं ना, जो कुछ लोग टर्की में रहता है, कुछ लोग सीरिया में रहता है, कुछ लोग इराक में रहता है, कुछ लोग ईरान में रहता है, ये चारों देश में ये कुर्द लोग डिवाइड होकर रहता है। लेकिन ये लोग आपस में एक यूनाइटेड फील करते हैं कि हम लोग एक ही है, एक साथ होना चाहिए हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। ये जो लाल वाला हिस्सा है पूरा का पूरा कुर्द, तो ये लोग आपस में ही फील करते हैं कि हम लोग कुर्द है और एक दिन कुर्दिस्तान बनाएंगे जो अलग से एक देश होगा। लेकिन अंदर अभी एज ए नेशन ये लोग खुद के अंदर नेशन को फील करते हैं कि हम लोग एक ही नेशन के लोग हैं, जो है कुर्दिस्तान, ठीक है, समझा पाया? तो यहाँ पे चार देश है जो कुर्द लोग हैं, चार देश के अंदर बांट के रहता है, बांट गया चार देश के अंदर। कुछ हिस्सा चला गया टर्की के अंदर, कुछ कुर्द लोग चला गया सीरिया के अंदर, कुछ चला गया इराक के अंदर, कुछ चला गया ईरान के अंदर। लेकिन ये लोग आपस में एक नेशन को फील करते हैं, क्योंकि इन लोगों का एथनिसिटी, कल्चर ये सारे सेम है, खान पान, कपड़ा पहनने की तरीका, ठीक है। ये लोग इसलिए आपस में एक नेशन फॉर्म करता है, ठीक है, समझ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हम लोगों के ठीक बाजू में ही है। ये है बलूचिस्तान, ठीक है। ये बलूचिस्तान एक नेशन है जो दो स्टेट के बीच में, ये जो नेशन है कुर्दिस्तान जो नेशन है, ये चार स्टेट के बीच में बटा हुआ है। और ये बलूचिस्तान जो नेशन है, ये दो स्टेट के अंदर बटा हुआ है। कौन सा स्टेट है? एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान। ठीक है। तो बालोच लोग रहते हैं कहाँ पे? थोड़ा सा हिस्सा रहता है ईरान के अंदर, जो बलूचिस्तान प्रोविंस में, और दूसरा वाला हिस्सा रहता है पाकिस्तान में, जो है बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ये दो प्रोविंस मिलके एक नेशन बनता है, जो है जिसका नाम है बलूचिस्तान, जहाँ पे बालोच लोग रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक नेशनलिटी, एक कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन खाना पीना, कॉमन ड्रेस कोड, ये सारे चीज़ फील करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? स्टेट का डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद कंट्री का डेफिनेशन देख लिया, कंट्री और स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ लिए। फिर हमने नेशन का डेफिनेशन देख लिया, उसका मीनिंग समझ लिया। फिर स्टेट और नेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं इंडिया पे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया स्टेट तो है, वो तो हम देख लिया पहले, जो पॉलिटिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक खुद का बॉर्डर है, एक सॉवरेनिटी है, फिर एक चुनी हुई गवर्नमेंट भी है और फिक्स पॉपुलेशन है। तो इंडिया स्टेट तो है, और जियोग्राफिकली इंडिया एक कंट्री भी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया एक नेशन है कि नहीं,
तो जब ये क्वेश्चन आता है ना सामने, तो जो इंसान है 2 गुट में डिवाइड हो जाता है। तो एक गुट बोलता है कि हाँ इंडिया एक नेशन तो है, परफेक्ट नहीं है लेकिन नेशन बनने की रास्ते पे है, या तो नेशन है, ठीक है। और दूसरा बोलता है कि इंडिया एक नेशन नहीं है। तो पहले हम देखते हैं जो लोग इंडिया को नेशन नहीं मानते वो लोग क्या आर्गूमेंट देता है, वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो आर्गूमेंट, वो लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि हम लोग जब बाहर के देशों में देखते हैं, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, जापान में जापानीज़ बोली जाती है, जर्मन में जर्मन बोली जाती है, ठीक है, चाइना में मैंड्रीन बोली जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज यूज़ होता है, जैसे कि हिंदी, हम बंगाल में बंगाली, उड़िया में उड़िया, असम में आसामीज़, बिहार में भोजपुरी, साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, फिर महाराष्ट्र में मराठी। ये सारे बहुत सारे लैंग्वेज हैं इंडिया में। तो ये लैंग्वेज हम लोगों का नेशनलिटी पे एक रुकावट है। जो लोग बोलते हैं कि इंडिया नेशन नहीं है, तो उन लोगों का पहला जो आर्गूमेंट होता है वो तो डिफरेंट लैंग्वेज का होता है कि हम लोगों का लैंग्वेज बहुत सारे हैं, अलग अलग है। तो दूसरा जो आर्गूमेंट होता है वो होता है डिफरेंट कल्चर। तो हर एक स्टेट का अलग अलग थोड़ा सा कल्चर तो होगा ही इंडिया में, तो इसलिए दूसरा आर्गूमेंट आ जाता है डिफरेंट कल्चर। तीसरा आ जाता है एथनिसिटी अलग होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में लोग थोड़ा सा अलग एथनिसिटी का है, साउथ इंडिया में थोड़ा सा अलग, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अलग एथनिसिटी का, फिर गुजरात में अलग एथनिसिटी का, बहुत सारे पारसी लोग भी रहते हैं। तो इसलिए एथनिसिटी हम लोगों के अंदर, ऊपर से जम्मू कश्मीर की अलग एथनिसिटी, तो सारे एथनिसिटी अलग है। इसके वजह से लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास एथनिसिटी भी सेम नहीं है, तो कैसे नेशन होगा। फिर चौथा जो आर्गूमेंट आ जाता है वो रिलीजन को लेके। इंडिया के अंदर सारे, मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग तो सेकुलर है ही, तो इसके वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन को इक्वल राइट दिया जाता है। तो इक्वल राइट दिया जाता है तब इंडिया के अंदर सारे रिलीजन मिल भी जाता है। तो बहुत सारे रिलीजन, एक तो पहले हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, हाँ बहुत सारे रिलीजन होता है। ऊपर से अलग अलग कम्युनिटी भी होता है, जैसे कि बनिया कम्युनिटी, मारवाड़ी, ठीक है, बंगाली, बहुत सारे कम्युनिटी, फिर जाट, हाँ ब्राह्मण, बहुत सारे कम्युनिटी में भी बहुत सारे डिफरेंस है। फिर अलग अलग ड्रेसिंग सेंस भी होता है, फिर फूड हैबिट भी अलग होता है। बहुत लोग मांस खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते, बहुत लोग अलग अलग जीवों की मांस खाते हैं। तो ये सारे चीज़ अलग अलग होता है। तो फूड हैबिट भी अलग है, बहुत लोग वेजिटेरियन, सिर्फ वेजिटेबल या फल के ऊपर रहते हैं। हम लोगों का रिचुअल्स, मतलब शादी का तरीका, बहुत सारे कम्युनिटी का शादी का अलग अलग तरीका है, ठीक है। शादी का या तो मरने के बाद जो श्राद्ध होता है ना, जो वो उसका भी तरीका अलग अलग होता है अलग अलग कम्युनिटी में इंडिया के अंदर। और हम लोगों का रेस भी डिफरेंट है, वो तो हम पहले ही बोल दिए थे। नॉर्थ ईस्ट में अलग एथनिसिटी, अलग रेस, जम्मू कश्मीर में अलग, साउथ इंडिया में अलग, हाँ मिड इंडिया में अलग। तो ये सारे कारण के वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया कभी परफेक्ट नेशन नहीं बन सकता, ठीक है। अब बात करते हैं जो लोग बोलते हैं कि इंडिया एक ना एक दिन नेशन बनेगा, कि थोड़ा बहुत नेशन बनने की रास्ते पे तो है ही। इसीलिए जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था ना, तो तब ये चीज़ जो लोग उस टाइम के लीडर लोगों के दिमाग में तो था ही, तो कैसे इंडिया को नेशन बनाएंगे। तो नेशन बनाने के लिए हम लोगों का जब हम खुद को नेशन बोलेंगे तो उसके लिए कुछ कारण तो हम लोगों के साथ होना चाहिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल लिखा हुआ है वो सारे इंडियन के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, ठीक है। फिर होता है कॉमन लॉ सारे इंडियन्स, जो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, जो गुजरात में रहता है, जो जम्मू कश्मीर में रहता है, जो साउथ इंडिया में रहता है, जो मिड इंडिया में रहता है, जो ईस्ट इंडिया में रहता है, सारे के लिए लॉज एक ही है, ठीक है। और तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण है हम सारे लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज थे। ब्रिटिशर्स हम सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर किए थे, सारे सामान लूट के लेके गए थे, सारी इकोनॉमी लूट के लेके गए थे इंडिया का। तो ये एक हम लोगों का कॉमन फीचर्स है ये सारे। फिर जब जो लोग, लेकिन उसके बाद जब भी इंडिया के ऊपर बाहर से फॉरेन अटैक हुआ है तो हम लोग एक यूनिट बन के लड़ाई किए है। एक तो पहला जो लड़ाई था
पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाई हमले कर लिए। कारगिल के टाइम सारे देश एक साथ मिल के लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। हम मिल के लड़ने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट जो मिलिटेंसी चलता है इंडिया के बॉर्डर पार पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके खिलाफ भी मिल के लड़ते हैं। तो ये सारे चीज़ इंडिया को एक नेशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों का नेशनल एंथम सेम ही है, फिर नेशनल फ्लैग सेम है, हम लोगों का जो एक ही सिटीजनशिप हो सकता है, एक ही बस इंडिया का ही। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम लोग एक दिन नेशन बनेंगे, नेशन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम लोग नेशन नहीं हो सकते, कि नेशन है नहीं, तो उन लोगों के लिए ये सब कारण हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, हम लोग नेशन है, और शायद परफेक्ट नेशन नहीं है, लेकिन एक दिन हम धीरे धीरे करके परफेक्ट नेशन बनेंगे, इंडिया बनेगा परफेक्ट नेशन, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, इसके अंदर देखिए, जो सारे सब अलग अलग कपड़े, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, और ये सारे लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक ही एग्जाम्पल से स्टेट, नेशन और कंट्री, इन 3 वर्ड को समझेंगे एक ही एग्जाम्पल से, ठीक है। वो एग्जाम्पल कौन सा वाला है? वो एग्जाम्पल है द यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले हम लोग, तो पहले 2-3 स्लाइड पहले ही हम देख लिए थे कि यूनाइटेड किंगडम एक स्टेट है, और इसके अंदर 4 कंट्री है। पहला वाला कंट्री हो गया स्कॉटलैंड, दूसरा वाला हो गया इंग्लैंड, तीसरा वाला हो गया ये वेल्स, चौथा वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये चारों कंट्री मिलके एक स्टेट बनाता है, जो स्टेट का नाम है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेशन कहाँ से आ जाता है? तो अगर इस मैप को हम देखें, जो हम जब यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं तो उसमें 4 कंट्री आता है। क्या क्या है? ये हो गया स्कॉटलैंड, ये हो गया इंग्लैंड, ये हो गया वेल्स, ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये चारों मिलके हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब एक और वर्ड हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है? ग्रेट ब्रिटेन में आता है स्कॉटलैंड, पहला वाला स्कॉटलैंड, दूसरा वाला इंग्लैंड और तीसरा वाला वेल्स, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं तो ये एक नेशन है। जब हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ये एक नेशन है, इसके अंदर 3 कंट्री आता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। क्योंकि ये जो 3 कंट्री है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग ये चारों जो चीज़ है, कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और एथनिसिटी, ये चारों चीज़ कॉमन है। कहाँ पे? ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों कंट्री के अंदर कॉमन कल्चर रहता है, कॉमन हिस्ट्री रहता है, कॉमन लैंग्वेज रहता है और कॉमन एथनिसिटी होता है। तो ये इसलिए ये जो ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग डेफिनेशन में देख लिए थे जो नेशन क्या है। नेशन के अंदर कॉमन कल्चर रहना चाहिए, या तो कॉमन हिस्ट्री होना चाहिए, या तो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, या तो कॉमन एथनिसिटी होना चाहिए, या तो कॉमन रेस होना चाहिए, या तो कॉमन रिचुअल्स, या तो कॉमन खान पान होना चाहिए, फूड सिस्टम भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये तो तब जाके नेशन बनता है। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर कल्चर भी कॉमन है, हिस्ट्री भी कॉमन है, लैंग्वेज भी कॉमन है और एथनिसिटी भी कॉमन है। तो इसलिए ग्रेट ब्रिटेन बनता है नेशन, ठीक है। अब जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ हम नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब ये वाला हिस्सा जब ऐड कर देते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ ऐड कर देते हैं, तभी वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक स्टेट है। एक स्टेट मतलब पॉलिटिकल फोरम में ना स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ना वेल्स, ना आयरलैंड खुद को अलग से रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब ग्लोबल फोरम में पॉलिटिकली स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों देश अलग से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तब एज ए स्टेट यूनाइटेड किंगडम करके ही खुद को रिप्रेजेंट करना होता है पॉलिटिकल फोरम में। फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन हम लोग देख लिए, तीनों को मिलके एक नेशन बना। लेकिन पॉलिटिकल फोरम में ग्रेट ब्रिटेन भी खुद को एज ए ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तब भी उनको रिप्रेजेंट यूनाइटेड किंगडम करके एक स्टेट के अंदर ही खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब जो समझना है वो चीज़ है कि यूनाइटेड किंगडम एक स्टेट है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड,
स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये सब अलग अलग कंट्री है और ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन है। ठीक है, क्योंकि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, यहाँ पे जो लोग रहते हैं इन लोगों का कॉमन कल्चर है, कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है और कॉमन एथनिसिटी के लोग हैं। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं वो एथनिसिटिकली उनका हिस्ट्री, लैंग्वेज, उनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का, ये सब सारे चीज़ ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच नहीं होता है। तो इसलिए वो नॉर्दर्न आयरलैंड एक नेशन के तरीके से ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, टिपिकली रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। और ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन है जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर बनता है। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन और पार्ट ऑफ ब्रिटिश नेशन। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है, मतलब ये, अच्छा दो मैप तो हम देख लिए, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का। और ये ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स मतलब उसके अंदर सारे आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है? ब्रिटिश आइल्स के अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, ये सारे चीज़, ये सारे पाँचों देश, ये पाँचों कंट्री, उनमें से दो स्टेट बन गया। एक ये चारों को मिलकर यूनाइटेड किंगडम बन गया, ये आयरलैंड बन गया। ठीक है, ब्रिटिश आइल्स के अंदर दो स्टेट है, एक स्टेट है यूके और दूसरा स्टेट है आयरलैंड। यूके के अंदर 4 कंट्री है और आयरलैंड स्टेट के अंदर एक ही कंट्री है जो कि है आयरलैंड। ये हो गया ब्रिटिश आइल्स। और ब्रिटिश आइल्स के अंदर नेशन भी मिल जाएगा। वो नेशन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन है और एक और नेशन जो है वो है आयरलैंड। 2 नेशन मिल जाएगा, 5 कंट्री मिल जाएगा, 2 स्टेट मिल जाएगा ब्रिटिश आइल्स के अंदर। ये हो गया ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों का डिफरेंस, सिमिलरिटी, और इन दोनों को सामने रखकर स्टेट, नेशन और कंट्री के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ नेशंस। नेशंस जो है, पहले हम जब शुरू किए थे, पहले हम लोग देख लिए थे स्टेट क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट, कंट्री किसको बोलते हैं, कंट्री का मीनिंग क्या है, स्टेट और कंट्री के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर लिए नेशन के बारे में। नेशन हो गया, नेशन का मीनिंग हम लोग समझ लिए। नेशन के साथ कंट्री और स्टेट, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम समझ लिए। तो अब हम देखते हैं कितने टाइप का नेशन होता है। तो पहले नेशन शुरू होने से कितने टाइप का नेशन होता है वो तो शुरू करेंगे। उसके पहले सबसे एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, तो दुनिया में परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री ऐसे परफेक्ट नहीं है। तो हर एक देश खुद को परफेक्ट बनवाना चाहता है कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट खुद को परफेक्ट बनाए। उनका जो गवर्नमेंट है वो वही चाहता है कि वो अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने स्टेट को एकदम परफेक्ट बनाए। तो दुनिया में परफेक्ट वही देश होता है जो कि नेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जब एक स्टेट के अंदर एक नेशन बसता है ना, जब एक स्टेट के अंदर एक नेशन रहता है, तब वो स्टेट नेशन स्टेट बनता है और सबसे स्टेबल होता है क्योंकि एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं वो सेम एथनिसिटी से है, सेम लैंग्वेज शेयर करता है, सेम हिस्ट्री शेयर करता है, सेम फूड खाता है। तो तब होता है क्या, वो जो स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं उसके बीच में एक इंटरनल बॉन्डिंग तैयार होता है। तो इससे क्या होता है, तो एक दूसरे के खिलाफ ये लोग कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता है। तो क्या होता है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो होता है वो एकदम स्टेबल रहता है। तो इसलिए हर एक देश, हर एक कंट्री, हर एक स्टेट चाहता है कि वो अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने स्टेट को एक नेशन स्टेट बनाए। ठीक है, दुनिया में अगर हम लोग देखें तो नेशन स्टेट बहुत ही कम है। ये परफेक्ट जो होता है ना नेशन स्टेट, जिसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, जो नेशन स्टेट होता है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। तो दुनिया में ऐसे परफेक्ट स्टेट, ऐसे नेशन स्टेट एक ही दो मिलेगा। एक एग्जाम्पल तो है हम जापान, दूसरा है आइसलैंड। ठीक है,
क्योंकि ज़्यादातर जापान में जापानी लोग ही रहते हैं, जो उनका रेस जो है, जो एथनिसिटी है, जो रेस है, जो लैंग्वेज है, जो उनका लाइफस्टाइल है, सब सेम है। सारे जापानी लोग जापान में ही रहते हैं। कुछ जापानी लोग बाहर भी रहते हैं, जापान के बाहर, किंतु लेकिन जापान के अंदर आपके 99% लोग, 98% लोग जापानीज़ मिलेंगे, जो कि जापान में ही पैदा हुए, जिनका एंसेस्टर जापान में ही पैदा हुआ, फिर जापान में ही रहे, फिर जापान का जो एथनिसिटी जो कल्चर है उसको एडप्ट कर लिए। तो ऐसे करते हुए तो जापान के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनता है। तो इसलिए जापान एक जो है वो एक नेशन स्टेट है। पूरा का पूरा जो स्टेट है उसके अंदर एक ही नेशन बसता है, एक स्टेट के अंदर एक ही नेशन रहता है। तो इसलिए जापान एक नेशन स्टेट है। तो इसलिए तो हम लोग जब न्यूज़ में भी देखते हैं, जापान के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या तो कोई कम्युनलिज्म, ये सब नहीं, राइट वगैरह ये सब नहीं होता है जापान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक ही नेशन रहता है, एक ही टाइप के लोग रहते हैं, एक ही उनका हिस्ट्री है, एक ही कल्चर है, एक ही ड्रेस कोड है। तो जो भी है, एक नेशन, जापान एक नेशन स्टेट है। एक दूसरा नेशन स्टेट का एग्जांपल ये है कि ये आइसलैंड के अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको आइसलैंडर बोलते हैं। ये भी सेम एथनिसिटी, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर्स फॉलो करता है। तो ये लोग भी एक नेशन स्टेट है, ये आइसलैंड भी एक नेशन स्टेट है। अब हम देखेंगे, दो देश के एग्जांपल लेंगे, एक हम लोगों का प्यारा सा इंडिया और दूसरा चाइना। ऐसे तो नेशन स्टेट बनाने की कोशिश हर एक देश करता है खुद को, लेकिन ये चाइना और इंडिया, ये दो एग्जांपल हम लोग अभी लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं चाइना। तो चाइना के अंदर अगर इस मैप को देखें हम, तो इसमें चाइना में 61% जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज मैंडरिन फॉलो करता है। फिर ऊपर का जो 0.4% एरिया है ये मंगोलियन, इनर मंगोलिया है, मंगोलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर ऊपर यहाँ पे मंचूरियन, उइगुर, यहाँ पे तिब्बतियन। तो चाइना, हम लोग जब न्यूज़ देखते हैं कि चाइना उइगुर मुस्लिम के ऊपर अपना कल्चर थोप रहा है। मतलब जो हान चाइनीज़ है वो लोग जाके उइगुर के इलाके में जाके ज़मीन लेके वहाँ पे रहता है। फिर चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो चाइना के अंदर है, वो लोग क्या करते हैं, तो अपना जो हान चाइनीज़ कल्चर है वो उइगुर के ऊपर थोप देते हैं। फिर तिब्बत के ऊपर तिब्बतियन जो कल्चर है उसके ऊपर चाइनीज़ कल्चर को थोप देते हैं। तो ऐसे करके उनका एक्चुअल जो गोल है, वो तो गोल यही है, चाइना का ये जो गोल है उसको जैसे तैसे करके, जो डाइवर्सिटी है चाइना के अंदर, मतलब जो लोग उइगुर कल्चर को फॉलो करते हैं, जो लोग तिब्बतियन कल्चर को फॉलो करते हैं, जो लोग ऊपर मंगोलिया, मंचूरियन या तो नीचे छोटा छोटा बहुत सारे कल्चर है, ये सारे कल्चर को आप ऑब्सोल्यूट करके एक ही कल्चर पे लाना है इन सबको, जो कि है हान चाइनीज़ कल्चर। हान चाइनीज़ लोगों के तरफ जो कल्चर है उसी में लाना है इनको। क्योंकि चाइना का एम, आज से कुछ साल बाद चाइना एक नेशन स्टेट बनना चाहता है कि उसके चाइना के अंदर जो भी लोग रहता है, हर एक इंसान चाइना का जो ट्रेडिशन है, चाइना का जो लैंग्वेज है मैंडरिन, चाइना का जो चाइनीज़ का जो हान चाइनीज़ लोगों का जो जीने का तरीका है वही फॉलो करे और ऐसे ही जिए। तो ऐसे करते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहता है कि ऐसे करते हुए एक दिन चाइना नेशन स्टेट बनेगा। तो इसलिए चाइना जो भी उइगुर मुस्लिम का कल्चर, मस्जिद वगैरह, उनके ऊपर जो भी एट्रोसिटीज हो रहा है कि उनको पकड़ के उनका जो कल्चर है उसके ऊपर हान चाइनीज़ कल्चर को थोपा जा रहा है, तिब्बतियन कल्चर के ऊपर हान चाइनीज़ कल्चर को जो थोपा जा रहा है, इसका रीज़न एक ही है कि चाइना चाहता है कि देश में एक ही लैंग्वेज रहे, वो ही मैंडरिन, और एक ही कल्चर फॉलो हो जो है हान चाइनीज़। ऐसे करके वो चाइना को एक नेशन स्टेट बनाना चाहता है। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का इंडिया। इंडिया में चाइना जो कर रहा है ना नेशन स्टेट बनने के लिए, वो प्रोसेस इंडिया में फॉलो नहीं हो सकता। क्योंकि चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जहाँ पे एक ही वन सिंगल पार्टी रूल फॉलो होता है। तो वहाँ पे दूसरा डेमोक्रेसी है नहीं कि हर कोई बंदा अपने मन की बात नहीं बोल सकता है। वहाँ पे कोई दूसरा पार्टी तो है नहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। इंडिया में आप जोर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपना कल्चर थोप नहीं सकते। जो लोग तमिल में बात करता है उनके ऊपर आप हिंदी नहीं थोप सकते। जो लोग बंगाली में बात करते हैं उनके ऊपर आप जोर ज़बरदस्ती हिंदी को नहीं थोप सकते या तो तमिल को नहीं थोप सकते। तो आप इंडिया के अंदर जो भी कर सकते हैं वो इंसान को समझा के, उसके जो नेशन स्टेट बनने के लिए जो फ़ायदा है, नेशन स्टेट बनने के बाद जो देश को जो फ़ायदा मिलेगा,
ये कम्युनल राइट, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है देश के अंदर, इंडिया के अंदर, ये माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, फिर कम्युनल राइट, ये सारी चीज़ अगर एक देश नेशन स्टेट एक ही कल्चर और एक ही कैसे भी तरीके से अगर नेशन बन जाता है, एक स्टेट जब नेशन स्टेट बन जाता है तब इंटरनल पॉलिटिक्स में एक स्टेबिलिटी आ जाता है, इंटरनल लिविंग स्टाइल में भी स्टेबिलिटी आता है, कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसी, ये कम्युनल राइट, ये सब बंद हो जाता है। तो ये जो फ़ायदा है ये धीरे धीरे लोगों के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट जो चाह रही है लोगों के अंदर, लोगों को समझा के बुझा के जैसे तैसे करके तो इंडिया को नेशन स्टेट बनानी है। तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे तो जो एकदम मॉडर्न टाइम पे जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोगों के अंदर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, तो लोग ये जो मिशन है स्वच्छ भारत, या तो नेशनल जो भी प्राउड फीलिंग जो मोमेंट आता है, जब मान लीजिए इसरो का कामयाबी, DRDO की कोई नया इन्वेंशन, ये सारे चीज़ हम पूरा पैन इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब करने का कारण यही है कि एक ही सारे इंडियन लोगों के अंदर एक ही इंडियन, ये जो नेशनल जो थिंकिंग प्रोसेस है इसको डालना, कि हम एज ए इंडियन एक प्राउड फील करें। तो ये सब करते हुए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को नेशन स्टेट बनाना चाहती है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए दो एग्जाम्पल, एक चाइना का जो कि अपने ताकत से अपने जो डाइवर्सिफाइड जो पीपल है उनके ऊपर हान चाइनीज़ कल्चर थोपना चाहता है, एक दूसरा एग्जाम्पल है इंडिया, जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मिशंस, अलग अलग प्लान्स, अलग अलग तरीके से इंडिया को एक नेशन स्टेट बनाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने देख लिए, एक ताकत के थ्रू नेशन स्टेट बनना चाहता है जो कि चाइना, और एक इंडिया जो कि सही मायने से लोगों को नेशन स्टेट का जो फ़ायदा है वो समझा के फिर नेशन स्टेट बनना चाहता है। तो दोनों का एम तो एक ही है, बस रास्ता अलग है। ठीक है, तो हर कोई ये नेशन स्टेट, अगर जिस दिन ये इंडिया नेशन स्टेट बन जाएगा ना, उस दिन इंडिया के अंदर कम्युनल राइट ख़त्म हो जाएगा, इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाएगा, ये माओइस्ट जो मूवमेंट चलता है अभी थोड़ा कम है, लेकिन ये जो माओइस्ट मूवमेंट, ये सारे चीज़ सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफाइड जो है वो डाइवर्सिटी तो इंडिया के अंदर रहेगा, लेकिन एक नेशनलिज्म जब सारे इंडियन फील करने लगेंगे ना, तब ये सब इंडिया भी एक नेशन स्टेट बन जाएगा, और इंडिया के अंदर जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है ये सारे चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट नेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में बैठ गया। ये देखिए, अगर इस फोटो को देखें हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 3 स्टेट है, ये पहला वाला स्टेट, ये दूसरा वाला स्टेट, ये तीसरा वाला स्टेट। तो ये जो पहला वाला स्टेट है इसके अंदर जो ये लाल वाला जो हिस्सा है, ये डॉटेड जो हिस्सा है, उसमें एक नेशन बसता है। तो एक स्टेट पूरा का पूरा एक नेशन है, तो ये बहुत ही स्टेबल एक स्टेट बनता है। जब ये एक स्टेट नेशन स्टेट होता है तो बहुत ही स्टेबल होता है। तो वही फोटो में दिखाई दे रहा है कि एक स्टेट के अंदर एक नेशन बैठा हुआ है। ये डॉटेड जो एरिया है ये नेशन का एरिया है, और ये एक स्टेट है। तो पूरा स्टेट के अंदर पूरा स्टेट ही एक नेशन है, जो कि जापान और आइसलैंड जैसे नेशन स्टेट है। फिर हम टाइप ऑफ नेशंस देख लेते हैं एक बार। तो पहला जो एग्जांपल आता है वो है स्टेटलेस नेशन। जो ये वाला हिस्सा ये वाला मैप हम थोड़ी देर पहले भी देखे थे, कुर्द, जो हम कुर्दिस्तान बोल रहे थे। तो कुर्द लोग टर्की के अंदर भी रहता है, ईरान के अंदर भी रहता है, इराक के अंदर भी रहता है, और सीरिया के अंदर भी रहता है। तो चारों स्टेट के अंदर ये कुर्द नेशनलिज्म के लोग रहता है, और वो एक देश खुद के अंदर एक नेशन को फील करता है, नेशन बनाता है। तो ये जो नेशन है कुर्दिस्तान, जो कुर्द लोगों ने बनाया है, जो कि सीरिया, थोड़ा बहुत इन लोगों के अंदर सीरिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में भी ये कुर्द लोग थोड़ा बहुत रहते हैं। तो ये लोग बिखरे हुए हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, लेकिन एक नेशन बना के बैठा हुआ है। नेशन क्या है? कुर्दिस्तान। इनका कोई खुद का स्टेट नहीं है, लेकिन एक नेशन है जो कि कुर्दिस्तान बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर बहुत सारे एक नेशन
एक नेशन बहुत सारे स्टेट के अंदर डिवाइडेड है, मान लीजिए डॉटेड एरिया एक नेशन है और ये सब 1 2 3 स्टेट के अंदर ये डिवाइडेड है, तब इसको हम स्टेटलेस नेशन बोलते हैं। फिर आता है बाई नेशनल स्टेट। बाई नेशनल स्टेट का एक एग्जांपल क्या है? बेल्जियम। अगर बेल्जियम को हम मैप पे देखें, मान लेते हैं तो बेल्जियम का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको, वो लोग खुद को क्या बोलते हैं? वो लोग खुद को, नॉर्दर्न बेल्जियम में जो लोग रहते हैं वो खुद को फ्लेमिंग्स बोलते हैं, और साउदर्न बेल्जियम में जो लोग रहते हैं वो खुद को वैलून्स बोलते हैं। तो एक ही स्टेट है, उसके अंदर 2 नेशन बैठता है। तो एक स्टेट, उसके अंदर 2 नेशन बसता है। ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्दर्न, इसमें रहते हैं फ्लेमिंग्स, और जो नीचे वाला हिस्सा है साउदर्न बेल्जियम, वहाँ पे रहते हैं वैलून्स। ठीक है, तो अगर ये फोटो में देखें, मान लेते हैं ये है बेल्जियम स्टेट, इसके अंदर 2 नेशन, पहला वाला नेशन, दूसरा वाला नेशन, ये डॉटेड एरिया 2 नेशन है। यहाँ पे 2 फ्लेमिंग्स जो लोग हैं उन लोगों का कल्चर एथनिसिटी अलग है, और वैलून्स इन लोगों का कल्चर एथनिसिटी अलग है। तो ये लोग अलग अलग नेशन बना के बैठा हुआ है एक स्टेट के अंदर। ठीक है, तो बाई नेशनल स्टेट का जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया। फिर आता है इरेडेंटिज्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैप पे जाना होगा। तो अगर हम थोड़ा सा पुराना मैप देखें, मतलब 1945 से 1992 तक यूरोप में एक देश होता था, वो देश का नाम क्या था? यूगोस्लाविया। तो ये जो देश था, ये पहले 1918 से 1941 तक तो था ही, उसके बाद छोटा सा हिस्सा, इस देश का छोटा सा हिस्सा और मिल गया इस देश को, जो कि मान लेते अगर ये वाला हिस्सा पहले नहीं था तो 1945 से 1992 तक ये वाला हिस्सा भी यूगोस्लाविया के अंदर आ गया था। तो बात ये यही है कि 1945 से 1992 तक यूरोप के अंदर एक देश था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या होता है, 1991 आते मतलब 1992 के थोड़ा पहले 1991 आते ये देश टूटने लगा। हम कौन सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? इरेडेंटिज्म। ठीक है, इरेडेंटिज्म समझने के लिए हमें पहले मैप को समझना पड़ेगा। ये जो यूगोस्लाविया का जो मैप है, इस मैप को समझना पड़ेगा। 1945 से 1992 तक यूरोप में एक देश था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। ये जो ग्रीन एरिया है, ये है यूगोस्लाविया यूरोप के अंदर। ये 1991 आते ये देश धीरे धीरे टूटने लगा, जो कि 1992 के बाद पूरा बिखर गया। बिखर के कितना देश बना? पहला वाला देश जो बना वो है स्लोवेनिया, फिर दूसरा वाला देश बना क्रोएशिया, फिर तीसरा वाला बॉस्निया, चौथा वाला मॉन्टीनीग्रो, पांचवा सर्बिया, और छठा देश मैसिडोनिया। तो दिमाग में ये समझ में आ गया कि यूगोस्लाविया टूट के 1991 से 1992 के बीच में टूट के टोटल 6 देश बना। उसमें से एक देश था सर्बिया। तो पहले तो 6 देश बना, तो 6 का तो नाम हम पहले से ही देख लिए। फिर उसके अंदर जो एक देश था वो था सर्बिया, जो छठा देश बना, उनमें से एक देश क्या था? सर्बिया। तो सर्बिया से एक देश और टूटा मतलब ये पार्शियली, मतलब अनरिकॉग्नाइज एक देश है, जो दुनिया के सारे देश इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन ये अलग से गवर्नमेंट चलाता है। जो सर्बिया में पहले था, तो सर्बिया से भी बाद में टूट गया। तो वो देश क्या था? वो है कोसोवो। वो क्या है? कोसोवो। ये वाला जो देश है कोसोवो, ये बाद में सर्बिया से टूटा। अच्छा, अब कहानी कहाँ पे आता है? कहानी आता है ये तो था यूगोस्लाविया, उसके नीचे
ये जो अब लाल वाला जो हिस्सा हम करने वाले हैं, उसके नीचे एक देश और था जो है ये जो ये जो लाल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक और देश था, इनका नाम था अल्बानिया, जो आज भी है अल्बानिया। तो क्या क्या हो गया, क्या क्या समझ में आ गया? यूगोस्लाविया था 1992 तक, उसके बाद यूगोस्लाविया टूट के 6 देश बना, उनमें से एक देश था सर्बिया। बाद में सर्बिया से एक देश टूट के बना, मतलब वो पार्शियली अनरिकॉग्नाइज्ड एक देश है, मतलब पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड एक देश है यूएन के अंदर, वो है कोसोवो। अब ये जो अल्बानिया था, ये जो अल्बानिया जो देश है, ये तो पहले से ही था, यूगोस्लाविया जब से था तब से था, और बाद में सर्बिया से, यूगोस्लाविया से टूट के सर्बिया बना, सर्बिया से टूट के ये कोसोवो बना। तो ये जो कोसोवो वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें से 92 से 95% लोग, यहाँ पे 90% लिखा हुआ है लेकिन ये ज़्यादा है थोड़ा, 92 से 95% लोग जो है वो अल्बानियन है। तो मतलब अल्बानियन लोग अल्बानिया में रहता है, और कोसोवो के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग, उन लोगों में से 92 से 95% लोग अल्बानियन है। तो अब एक थ्योरी है अल्बानिया के अंदर, जो वो बाद में कोसोवो को अपने अंदर जोड़ के एक नया ग्रेटर अल्बानियन कंट्री बनाना चाहता है। तो अब थ्योरी क्या बना? अब चीज़ ये बना कि ये है हमारा अल्बानिया, बाजू में ये है कोसोवो, जो कि पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड एक कंट्री है यूएन के द्वारा। कुछ देश इसको अलग से कंट्री या तो स्टेट मानता है, और कुछ स्टेट और कंट्री इसको अलग से कंट्री या स्टेट नहीं मानता है, जो कि वो लोग इनको सर्बिया के भी पार्ट मानते हैं। लेकिन कोसोवो के अंदर एक अलग से गवर्नमेंट चलता है जो कि सर्बिया से बिल्कुल अलग है। तो अब अल्बानिया का जो प्लान है, पॉलिटिकल प्लान बाद के लिए, कि एक अल्बानिया और कोसोवो मिलके एक ग्रेटर अल्बानिया बनाएंगे, क्योंकि कोसोवो के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से 92 से 95% लोग लगभग अल्बानियन है। तो अब थ्योरी, अब क्या समझ में आ रहा है? जब अब ये इरेडेंटिज्म हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जब कोई देश से एक हिस्सा टूट के कोई किसी और देश के साथ जोड़ के एक नेशन बनाता है, तब उसको हम इरेडेंटिज्म बोलते हैं। समझ में आया कि जब एक देश से एक हिस्सा टूट गया, बिछड़ के एक दूसरे देश के साथ, दूसरे स्टेट के साथ जोड़ के जब एक नेशन बनता है, तब उसको हम इरेडेंटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में देखें, पहले यूगोस्लाविया तो एक देश था, उससे टूट के सर्बिया एक देश बना, फिर सर्बिया से टूट के एक देश बना जो है कोसोवो। बाद में वही कोसोवो, अगर ये अभी तक हुआ नहीं, लेकिन बाद में अगर कोसोवो फिर अल्बानिया के साथ जुड़ जाता है, जुड़ के ग्रेटर अल्बानिया बनाता है, और जिसके अंदर कोसोवो के 92% अल्बानियन लोग, और अल्बानिया के अंदर जो लोग अल्बानियन रहते हैं, जो लोग मिल के अगर ग्रेटर अल्बानिया बनाता है, तब वो ये फार्मूला, इरेडेंटिज्म का जो फार्मूला है उसको फॉलो करता है। ठीक है, समझ में आ गया? जब कोई स्टेट से एक हिस्सा टूट के किसी और स्टेट के साथ जोड़ के एक नेशन बनाता है, तब उसको इरेडेंटिज्म हम लोग बोलते हैं। उसका उदाहरण क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है ग्रेटर अल्बानिया। उसका एग्जाम्पल है जब कोसोवो और अल्बानिया मिलके एक ग्रेटर अल्बानिया बनेगा, तब ये इरेडेंटिज्म का एक एग्जाम्पल बनेगा, जो कि फ़िलहाल एक आइडिया है अल्बानिया के अंदर। अगर इस फोटो को हम देखें तो इसमें ये जो मान लेते हैं, ये एक स्टेट है जो है अल्बानिया, इसके अंदर 100% लोग अल्बानियन है, और कोसोवो के अंदर 90 ज़्यादातर लोग अल्बानियन है। तो अगर ये नेशन पूरा मिल जाता है, ग्रेटर अल्बानिया बनता है, तब उसको इरेडेंटिज्म हम लोग बोल पाएंगे। समझ में आ गया? फिर आता है एथनिक एन्क्लेव। एथनिक एन्क्लेव का एग्जाम्पल हम कहाँ पे देख पाएंगे? फ्रांस में एथनिक एन्क्लेव का हम लोग ये एग्जाम्पल देख पाएंगे। तो फ्रांस के अंदर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेटॉन्स।
और ये जो एरिया है यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको बेस्क्यूज बोलते हैं इन फ्रांस में। ये लोग नॉन फ्रेंच हैं, ये लोग एथनिकली लैंग्वेज के हिसाब से फ्रेंच नहीं, इनका अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग हिस्ट्री है। तो ये लोग फ्रांस के अंदर ही रहते हैं और पूरा का पूरा फ्रांस से सराउंडेड है, सराउंडेड बाय फ्रांस। हाँ, और इनका कंट्रोल भी फ्रांस के साथ में है, फ्रांस के मतलब फ्रांस के हाथ में ही है ये दो एरिया जो है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एथनिक एनक्लेव। एनक्लेव मतलब एक बड़ा स्टेट के अंदर एथनिकली लोग एक साथ रहते हुए लोग रहते हैं जो कि उस स्टेट से चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो एथनिकली जो लोग रहते हैं वो फ्रांस से घिरा हुआ है, तो इसको हम एथनिक एनक्लेव बोलेंगे। एथनिक एनक्लेव, एनसर्कल्ड है इसलिए एनक्लेव है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है एथनिक एक्सक्लेव। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है एथनिक एक्सक्लेव। इसका एग्जाम्पल जो है वो है हंगेरी। एक टाइम पे ये हंगेरी एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर था, फिर बाद में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो हंगेरी का जो बाउंड्री है वो भी चेंज हुआ। तो अगर हम अभी का हंगेरी को देखें, हंगेरी का जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं 92.3% के करीब लोग हंगेरियन हैं। तो और अगर रोमानिया का मैप देखें, रोमानिया के मैप में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी हंगेरियन है। तो यहाँ पे हंगेरियन एथनिसिटी के लोग रोमानिया के अंदर इस इलाके में एथनिक एक्सक्लेव है, मतलब हंगेरी से बाहर हंगेरियन लोग एक जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर एक्सक्लेव करते हुए रहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एथनिक एक्सक्लेव। अगर मान ले ये है हंगेरी के अंदर ये है नेशन हंगेरी, और इसी नेशन का एक पार्ट हंगेरियन लोगों का एथनिसिटी का एक पार्ट जो रहता है रोमानिया के अंदर। तो ये जब सिचुएशन ऐसा हो तब इसको एथनिक एक्सक्लेव बोलते हैं, जो कि ये हंगेरियन एथनिसिटी के लोगों का बहुत सारा पॉकेट ये रोमानिया के अंदर है, कुछ यहाँ पे भी है। तो इसको हम एथनिक एक्सक्लेव बोलेंगे। फिर आता है मल्टी स्टेट नेशन। फिर क्या कॉन्सेप्ट आता है? मल्टी स्टेट नेशन, जो कि हम थोड़ी देर पहले मैप में देखे थे। मान लेते हैं ये जर्मन्स, इसका एग्जाम्पल है जर्मन्स। हम जर्मनी में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग जर्मन में बात करते हुए मिल जाएंगे, जिनका लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी सब सेम है। फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी जर्मन बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया मिला के तो जर्मन लोग रहते ही है, जर्मन लैंग्वेज में बात लोग करते ही है। उसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड में 70% लोग, अबाउट 70% ऑफ स्विट्ज़रलैंड पॉपुलेशन स्पीक इन जर्मन। तो स्विट्ज़रलैंड में भी जो लोग रहते हैं वो भी ज़्यादातर लोग 70% लोग जर्मन बोलते हैं। तो एक लैंग्वेज के बेसिस में एक नेशन बना, जो लैंग्वेज का बेसिस है क्या? जर्मन लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर एक नेशन बना, जो नेशन 3 स्टेट के ऊपर डिवाइडेड है, मतलब 3 स्टेट के अंदर है, मिला के रहते हैं वो नेशन। क्या क्या स्टेट? एक हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया, तीसरा हो गया स्विट्ज़रलैंड। तीनों स्टेट के अंदर एक नेशन बसता है लैंग्वेज के बेस पे, जो जर्मन लैंग्वेज के बेस पे। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसको हम मल्टी स्टेट नेशन बोलते हैं। तो एक ही नेशन जो मल्टी स्टेट के अंदर है, क्योंकि 70% जर्मनी के अंदर तो ज़्यादातर 90% के ऊपर लोग जर्मन में बात करते हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर भी वो भी 90% के ऊपर लोग, और 70% के ऊपर लोग स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो पूरा ये तीनों स्टेट मिला के एक ही नेशन बनता है, जो कि है जर्मन लैंग्वेज के ऊपर बेस करके। इनको हम मल्टी स्टेट नेशन बोलते हैं। तो मल्टी स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो अब एक कन्फ्यूजन ये आ सकता है, तो अगर ये मल्टी स्टेट नेशन है तो जब हम कुर्दिस्तान थोड़ा
देखे थे तो उस टाइम इसको स्टेटलेस नेशन क्यों बोले, तो यहाँ पे भी तो हम मल्टी स्टेट नेशन बोल सकते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेशन, ये जो इतनी कुर्दिश लोग जो है वो जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी में है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ वहाँ पे जर्मन जहाँ पे रहते हैं, जर्मन लैंग्वेज के लोग जर्मनी में 90% के ऊपर, ऑस्ट्रिया में 90% के ऊपर, और स्विट्ज़रलैंड में भी 70% के ऊपर। अगर यहाँ पे जो कुर्दिश लोग जो टर्की में रहते हैं वो वहाँ का पॉपुलेशन का शायद 20% ऐसा कुछ होगा। फिर ईरान के अंदर का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका भी वही 10% 5% ऐसा कुछ होगा, और सीरिया और इराक के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा, 5 to 10% की, उससे भी कम ऐसा परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का। तो ये कुर्दिश लोग जो जब किसी और स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटी में है। अगर पूरा मिला दे तो एक बड़ा एरिया आता है, लेकिन उसका पॉपुलेशन का एक बड़ा एरिया आता है, लेकिन जो जब स्टेट में मतलब टर्की के अंदर कुर्दिश लोग माइनॉरिटी में है, कम है, इराक के अंदर बहुत कम है, सीरिया ईरान के अंदर भी माइनॉरिटी में है, तो इसलिए इसको हम स्टेटलेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मल्टी स्टेट नेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, इसमें ये जो नेशन है हर एक स्टेट के अंदर मेजॉरिटी में है। वहाँ पे क्या था, स्टेटलेस में क्या था, जो नेशन है हर एक स्टेट के अंदर माइनॉरिटी में है, इसलिए वो स्टेटलेस है। और यहाँ पे मल्टी स्टेट नेशन के अंदर जो स्टेट है, जो नेशन है, वो हर एक स्टेट के अंदर मेजॉरिटी में है, तो इसलिए ये मल्टी स्टेट नेशन है और वो स्टेटलेस नेशन है। कुर्दिस्तान एक स्टेटलेस नेशन है और ये जो हिस्सा है जर्मन वाला, ये मल्टी स्टेट नेशन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर हम वही जो थोड़ी देर पहले बात किए थे, इंडिया एक स्टेट वर्सेस नेशन, इंडिया स्टेट है कि नेशन है। इंडिया स्टेट तो है क्योंकि जियोग्राफिकल बाउंड्री है, इंडियन परमानेंट सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सॉवरेनिटी है, इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। हाँ, और नेशन के लिए हम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग बोलते नेशन नहीं है क्योंकि डाइवर्सिटी है लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशन के बीच में। फिर हम लोग का जो कॉमन चीज़ है वो है हम लोग एक साथ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लड़े थे, एंशियंट सिविलाइजेशन, बहुत हम लोग इंडिया का जो सिविलाइजेशन है बहुत पुराना है, एक फेमस पुराना एंशियंट सिविलाइजेशन है हम लोगों का। फिर कॉमन सिटीजनशिप, सिम्बॉल्स, फ्लैग, एंथेम्स, वैल्यूज सारे कुछ कॉमन है जो एक नेशन बनने के लिए ज़रूरतमंद होता है। फिर हम लोगों का इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबली जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का फिलहाल आज मॉडर्न एज में, तो ये सब सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मिल के। ऊपर से इसरो का कामयाबी, DRDO की कोई कामयाबी, ये सब हम लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं। बाहर से कोई अटैक होता है तो फॉरेनर के द्वारा, जैसे कि बाहर से जब टेररिस्ट अटैक होता है तो हम मिल के लड़ते हैं। ये सारी चीज़ एक नेशन का सिंबल है, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिटी भी हम लोगों के अंदर है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस में, ट्रेडिशन के बेसिस में। तो अगर हम लोग चाहे, अंदर से इंसान चाहे, तो वो सारे डाइवर्सिटी को यूनाइटेड करके हम एक नेशन बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर लास्ट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहले भी देख लिए थे, स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है, वो ज़्यादातर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करता है, और नेशन जो है वो कल्चर और सोशल कोहिशन, मतलब सोशली दो लोग, मतलब 2-3 अलग अलग एथनिसिटी के लोग कैसे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर फोकस करता है। अच्छा, फिर इवोल्यूशन ऑफ नेशनहुड, भारत के अंदर जो नेशनहुड का जो इवोल्यूशन हो, कैसे हो। एक तो पहले हम लोग प्री कॉलोनाइज थे, मतलब जो प्री कॉलोनाइज जो टाइम है उसमें डाइवर्स किंगडम थे, बहुत से अलग अलग इलाके में अलग अलग राजा रजवाड़े राज करते थे। फिर कॉलोनाइज एरा आया तो सारे राजा रजवाड़े एक कॉलोनी के, मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक साथ हुआ, ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जब आया, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटिश से हम लोगों को आज़ादी मिला, ब्रिटिश छोड़ के चले गए, तब सारे राजा राजवाड़े मिलके, ये भी जितना भी प्रिंसेस स्टेट था और जितना ब्रिटिश इंडिया था, दोनों को मिला के एक नेशन फॉर्म किया गया था, एक स्टेट फॉर्म किया गया था, एक कंट्री फॉर्म किया गया था, वही बना हम लोगों का ग्रेट इंडिया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों का नेशनहुड आगे बढ़ा। तो फिर
अब हम देख लेते हैं इंडिया का जो नेशनहुड है, मतलब नेशन बनने के लिए रास्ता जो है, उसके रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हैं। पहला जो दिक्कत है वो है रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म, जो कि एक कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिकली नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जगह था। अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है लास्ट 10-15 सालों से। तो उसके पहले नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड उतना था नहीं, तो इसलिए वहाँ पे जॉब की, काम करने की, बिजनेस की उतना स्कोप था नहीं। तो फिर वो जगह थोड़ा सा मेनलैंड इंडिया से पिछड़ने लगा, फिर जाके वहाँ पे इंसर्जेंसी चालू हुआ। तो वही, और सेपरेटिज्म इंसर्जेंसी यहाँ पे चालू हुआ, फिर वो थोड़ा सा ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन गया। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो अलग, इंडिया से अलग होना चाहा, अलग रीजन बनना चाहा, और कश्मीर में तो थोड़ा बहुत मिलिटेंसी पहले से ही था। तो ये दो दिक्कत तो था ही, सेपरेटिज्म और रीजन के दो दिक्कत तो था ही। फिर लैंग्वेज का डाइवर्सिटी, कल्चर का डाइवर्सिटी, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब यहाँ पे अमीर लोग बहुत अमीर है, कहीं जगह पे तो गरीब बहुत ही गरीब है। तो ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत राशि है पैसों की, किसी के पास तीन वक्त की खाना नहीं मिलता किसी को। तो ये जो डिस्पैरिटी है अभी थोड़ा सा कम हुआ। तो ये सारे चीज़ हम लोगों के नेशनहुड के लिए एक दिक्कत है। ये तीनों चीज़, ये सब सारे चीज़ दिक्कत है। ये सब ऐसे रहा तो नेशन बनने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा इंडिया को, लेकिन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। देखते शायद बहुत जल्दी हम लोग एक नेशन, अच्छा सा परफेक्ट नेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो उसके बाद इंडिया का जो नेशनहुड है, इसको स्ट्रेंथन करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एक तो हम लोगों का जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करना है। फिर एक सब कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब जो सनातन कल्चर है, जो हिंदू कल्चर है, वो मुस्लिम के साथ शेयर होना चाहिए। मुस्लिम कल्चर को अपने अंदर लेना चाहिए, उसके बात सुनना चाहिए। हर एक इंसान को, हर एक धर्म के, हर एक कल्चर के जो जितना भी लोग हैं, उनके एक दूसरे के साथ मिलना, उनके कल्चर क्या है, एक दूसरे के बात करके फिर उनको समझना, ये सब होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। तब जाके ये हम लोग का जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल, धर्म के आधार में, कल्चर के आधार पे जो भी डाइवर्सिटी है, वो जब हम लोग एक साथ मिल के बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो वही डाइवर्सिटी यूनिटी में बदल जाएगा। तो ये सब तरीका है। फिर जब भी एक नेशन, एक देश, मतलब इंडिया जब भी ग्लोबल स्टेज में कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसको एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है नेशनहुड को सेलिब्रेट करने का। तो ये सब तरीका है। तो उसके बाद अब हम लास्ट में एक बार देख लेते हैं, तो इंडिया में जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या क्या काम कर रहा है। तो ये नेशनहुड को बढ़ावा देने के लिए, तो पहला जो है, हम लोग अभी हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों का जो सुप्रीम बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर हम जो भी करेंगे, जो भी रूल फॉलो होगा, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा, ठीक है, उसके हिसाब से होगा। तो ये एक चीज़ है कि हम लोग, सारे लोग इंडिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में रहे, तमिलनाडु में रहे, यहाँ पे नागालैंड में रहे, वहाँ पे गुजरात पे रहे, कहीं पे भी रहे, उन लोग फॉलो एक ही किताब को करना है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन। शायद वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी रिलीजन का, कोई भी कल्चर का लोग हो, लेकिन हम लोगों को फॉलो एक ही चीज़ करना है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इंडिया ने मेक इन इंडिया करके एक प्रोग्राम लाया था, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़वाने का काम किया, वो कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए। जैसे कि चाइना बहुत पहले बन चुका है, आज से 10-20 साल पहले चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, दुनिया भर में बिजनेस कर रहा है। तो एक दिन हम भी बनेंगे। तो वही इनिशिएट हो गया था मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के चलते हुए। तो इंडिया भी मैन्युफैक्चर हब बनने के लिए रास्ते में, इंडिया को भी मैन्युफैक्चर हब बनना था। तो यही मेक इन इंडिया, ये जो प्रोग्राम है, इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये एक नेशनल प्राइड के हिसाब से, एक आम इंडिया के अंदर भी एक प्राइड फील होता है कि हाँ, हम लोग एक दिन मैन्युफैक्चरिंग हब बने, दुनिया के सारे सामान हमारे देश में तैयार होगा, फिर हम दुनिया भर में बिजनेस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ नेशनहुड के लिए अच्छे तरीका होता है इनकरेज करने के लिए।
फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम लोग इनकरेज करते हैं, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है। फिर स्वच्छ भारत जो प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आया था, इसके अंदर हर एक इंसान को, देश को खूबसूरत और स्वच्छ साफ़ सुथरा रखना है, ये जो सोच है ये लोगों के अंदर डालना, ये गवर्नमेंट अच्छी तरीके से किया। फिर आता है हम लोग एक दिन, अभी 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो दुनिया के अंदर, लेकिन एक दिन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे और बहुत जल्दी होंगे, और ये चीज़ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एक दिन। तो ये सारे चीज़ गवर्नमेंट हमेशा, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो करंट टाइम पे, ये सारे चीज़ इंडिया के अंदर इंडियन लोगों को बार बार बोलता है ज़्यादा ऐसे कि वो लोग खुद के अंदर एक प्राइड फील करें, एक प्राउड फील करें। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो लाइन है इसको हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत पहले से, जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से ये लाइन प्रमोट होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर इंडिया का एक नया ये बात आया, विश्व गुरु बनना है, मतलब सारे दुनिया में शांति स्थापन करना है, सारे दुनिया के सारे जितने मुल्क है, जितने देश है, उनके साथ, जितने स्टेट है, उनके साथ बात करके उनके अंदर इंडिया कैसा है, इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये सारी चीज़ लोगों को बतानी है, सारे दुनिया को बतानी है। दुनिया के अंदर इंडिया के लिए एक अलग से जगह बनानी है कि दुनिया के हर एक छोटा से छोटा, बहुत दूर दराज देश भी हो, स्टेट भी हो, कंट्री भी हो, वो इंडिया को जाने, इंडिया को पहचाने, इंडियन कल्चर को समझे। तो ये सारे चीज़ जो है ये एक ही नेशन बनने का प्रमोशन होता है इस तरीके से। फिर प्रमोट 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो यहाँ इस लाइन पे ही नेशन लगा हुआ है। तो एक ही देश के अंदर, एक ही नेशन के अंदर, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक या तो लगभग एक ही टाइम के अंदर पूरा का पूरा देश के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ये लाइन पे ही एक नेशन शब्द जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग जो पहले भी बोल लिए, ये इसरो और DRDO का जो सक्सेस है वो नेशन वाइड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे चीज़, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारे जो ये अप्रोच है, ये सारे अप्रोच नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, प्रमोट नेशनलिज्म। तो यही है हम लोगों का आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। जो स्टेट, पहले स्टेट का मीनिंग हम लोग समझ लिए, उसके बाद कंट्री, उसके बाद नेशन, और तीनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो भी समझ लिए। स्टेट और कंट्री के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कंट्री और नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, स्टेट और नेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और क्या क्या कितने तरीके का नेशन होता है, परफेक्ट नेशन स्टेट क्या होता है। उसके बाद जो भी टाइप होता है नेशन के, वो सारे टाइप, स्टेटलेस नेशन क्या होता है, मल्टी स्टेट नेशन क्या होता है, इरिडेंटिज्म क्या होता है, फिर बाई नेशनलिज्म स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट पहले से देख लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर हम लोगों का ये कोशिश, ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो हम लोगों का जो सारे लेक्चर का जो भी PDF है, वो सारे हम लोगों का जो इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम है और जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे PDF अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे कोई भी अपना PDF डाउनलोड कर सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।